हेलो डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि पौधे के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार से होती है। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था पत्ती की बाह्य संरचना के विषय में। आज हम देखेंगे पत्ती की आंतरिक संरचना कैसी होती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी तरह से कैसे कंप्लीट होती है। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि पत्ती की आंतरिक संरचना जो होती है वो तीन चीज़ों से खास रूप से मिलकर बनी है, जिसमें सबसे पहला भाग है इसकी बाह्य त्वचा। तो बाह्य त्वचा में क्या होता है कि यह दो परतों से मिलकर बनी होती है और ये जो दो परतें होती है इसमें एक अपर एपिडर्मिस और दूसरी होती है लोअर एपिडर्मिस। दूसरे नंबर पे आता है रंध्र और द्वार कोशिकाएं, स्टोमेटा और गार्ड सेल। तो जो स्टोमेटा होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करता है वायुमंडल से, जबकि जो द्वार कोशिकाएं होती है वो टर्गर प्रेशर के बढ़ने के कारण या फिर जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, परासरण दाब होता है, उसमें डिफरेंस की वजह से वो द्वार कोशिकाएं खुलती और बंद होती रहती हैं, जिस कारण से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। साथ ही जो जल का वाष्पीकरण होता है वह भी इन्हीं गार्ड सेल पर ही डिपेंड करता है। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट भाग है पत्ती का, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल जो होते हैं ये पांच तरह के होते हैं, जैसे में क्लोरोफिल ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, जेंथोफिल है। तो ये जो क्लोरोफिल होते हैं यही क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और यही पत्तियों को खास रूप से हरे रंग को प्रदान भी करने का कार्य करते हैं। अब एक बात आती है कि हरित लवक में ऐसा क्या होता है कि जिस वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो हरित लवक के अंदर ग्रैना और स्टोमा होते हैं, जो कि एक तरह से एंटीना की तरह काम करते हैं। वो जो सूर्य का प्रकाश होता है उसे एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं और उनके सक्रिय होने के कारण ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो पाती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो पत्तियों की जो बाह्य त्वचा है पत्ती में, तो वो खास रूप से दो भाग से मिलकर बनी है। तो जिसमें मैंने आपको बताया कि एक ऊपरी बाह्य त्वचा अपर एपिडर्मिस होती है और एक निचली बाह्य त्वचा लोअर एपिडर्मिस होती है। तो ये जो निचली बाह्य त्वचा है इसी के अंदर खास रूप से ये स्टोमेटा या फिर गार्ड सेल की मात्रा जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, जबकि ये जो बाह्य त्वचा होती है इसमें इसकी मात्रा थोड़ी सी निचली त्वचा की कंपेयर में स्टोमेटा जो होता है वो बाह्य त्वचा में थोड़ा कम होता है। आप इस फिगर में देख पा रहे हैं जैसा कि इसमें एक पत्ती का सेक्शन कट करके दिखाया गया है। तो इसमें पत्ती के कई भाग आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि इसका जो बीच वाला हिस्सा है इसकी मध्य सिरा है, बगल की ये सिराएं निकली हुई हैं और ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है इसमें पत्ती की संरचना में, यही आपको एपिडर्मिस का स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसमें ऊपर की जो त्वचा है उसे हम एपिडर्मिस और बीच का जो हिस्सा है वो मेसोफिल सेल होती है। अब इसके अंदर खास रूप से क्या होता है कि यहाँ पे जो मिडरिप दिख रही है, मध्य सिरा दिख रही है, मध्य सिरा के अंदर ही जाइलम और फ्लोएम कोशिकाएं पाई जाती हैं, सेल्स होती हैं जो कि जल और खनिज पदार्थों का आदान प्रदान करने का कार्य करती हैं। साथ ही आप जो इसमें नीचे की साइड में जो फिगर आपको दिख रहा है यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, तो इसमें खास रूप से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो ऊपर का भाग है उसे हम क्यूटिकल कहते हैं। मतलब जो एपिडर्मिस लेयर होती है ऊपर की साइड की, ये एपिडर्मिस लेयर के ठीक ऊपर एक और पतली सी लेयर होती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं, जो एपिडर्मिस को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक उसी प्रकार से नीचे का जो हिस्सा है ये भी लोअर एपिडर्मिस इसे कहा जाएगा और जो लोअर एपिडर्मिस है इसके जस्ट नीचे की साइड में भी क्यूटिकल लेयर लगी होती है, जो क्या करती है पूरी तरह से एपिडर्मिस को प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो लोअर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस की साइड में ये आपको स्पेस दिख रहा है, यही स्टोमेटा है, गार्ड सेल है और यहाँ पे ये भाग यहाँ ओपन भी है, ये वाला हिस्सा ओपन है, खुला हुआ है, तो ये गार्ड सेल है।
तो जो निचली वाह त्वचा होती है, यहाँ पे जो स्टोमेटा होते हैं उनकी संख्या सबसे अधिक होती है, जबकि जो ऊपर की वाह त्वचा होती है उस पे स्टोमेटा की संख्या निचले की कंपेयर में कम होती है। अगर हम बात करें जो जलीय पौधे होते हैं, तो जलीय पौधों में खास रूप से जिनकी पत्तियां जल पे तैरती रहती हैं उसमें स्टोमेटा पत्तियों की ऊपरी सतह पे ज़्यादा होते हैं, जबकि जो स्थलीय पादप होते हैं, मतलब जो ऐसे सामान्य ज़मीन पर उगते हैं, उनमें जो स्टोमेटा होता है वो निचली सतह पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनमें जो स्टोमेटा होगा वो निचली सतह पे और ऊपरी सतह पे दोनों पे बराबर मात्रा में पाया जाता है। अगर हम यहाँ पे इस फिगर में देखें जो तो ये फिगर आप जो देख पा रहे हैं, ये दोनों फिगर, ये खास रूप से स्टोमेटा का फिगर दिखाया गया है। तो इसमें जो स्टोमेटा का आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं कि ये किडनी शेप स्ट्रक्चर है, या सेम के बीच के आकार की जो संरचना आपको दिख रही है, ये स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में खास रूप से सहायता करती है। तो इसमें स्टोमेटा कैसे खुलता है, कैसे बंद होता है? तो होता क्या है कि जब प्लांट ज़्यादा मात्रा में जल को एब्जॉर्ब करने लगते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करने लगते हैं, जाइलम और फ्लोएम कोशिकाओं के द्वारा, खास रूप से जाइलम के द्वारा जब ज़्यादा मात्रा में जल का अवशोषण होता है, तो स्टोमेटा के अंदर वाटर यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में संचित होने लगता है। और ऐसी स्थिति के कारण क्या होता है कि स्टोमेटा पूरी तरह से मतलब कि टर्जिट कंडीशन में आ जाता है, स्वेल करने लगता है। और ऐसा होने के कारण जो स्टोमेटा होगा, इसकी जो बाहर की ये लेयर है, ये बाहर वाली जो लेयर है, ये थोड़ी पतली होती है, सॉफ्ट होती है, पतली होती है। तो ये बाहर की तरफ प्रेशर कार्य करने लगता है, तो जो टर्गर प्रेशर होगा वो बाहर की तरफ कार्य करने लगेगा। इस कारण से स्टोमेटा क्या करते हैं, इसमें खिंचाव उत्पन्न होता है। तो खिंचाव उत्पन्न होता है, जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, ये स्टोमेटा बंद है और इस वाले फिगर में स्टोमेटा क्या है, खुला हुआ है। तो जब स्टोमेटा बंद रहता है तो होता क्या है कि जब ज़्यादा मात्रा में वाटर अब्जॉर्ब हो जाता है तो यहाँ पे इस प्रेशर बाहर की तरफ कार्य करता है, तो बाहर की लेयर भी पतली है और इस कारण से स्टोमेटा क्या करता है, खुल जाता है। और जब स्टोमेटा खुल जाता है तो इससे जल का वाष्पीकरण भी होना स्टार्ट हो जाता है, स्टोमेटा के अंदर से जल ऐसे बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है। और स्टोमेटा ही खास रूप से क्या करते हैं, इनके खुलने और बंद होने से साथ ही जो कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर अन्य जो गैसें होती हैं, खास रूप से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उनका भी आदान प्रदान वायुमंडल से होता रहता है। साथ ही आप यहाँ नीचे के फिगर में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक बेलजार के अंदर पूरे के पूरी जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, उसमें ये दर्शाया गया है कि किस तरह से वाटर का एब्जॉर्प्शन या फिर दूसरी प्रोसेस कंप्लीट हो पाती है। अब हम इसी कड़ी में देखेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो एक तरह की जटिल अंतःशोषी एंडोथर्मल उपचयी प्रक्रिया, एनाबोलिक प्रोसेस होती है। तो एनाबोलिक प्रोसेस में खास रूप से क्या होता है कि इसमें जो मतलब सिंथेसिस होती है, खास रूप से आप कह सकते हैं कि निर्माण होता है। तो इसमें जो सरल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनसे जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। तो जो उपचयी क्रिया होती है इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, सिंथेसिस होती है फूड मटेरियल की। तो इसी वजह से इसे एनाबोलिक प्रोसेस कहते हैं और इसके विषय में मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया था। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ये खास रूप से दो चरणों में, दो स्टेप्स में कंप्लीट होती है। तो आइए हम दोनों को देखते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप होती है उसे हम कहते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया, या फिर इसी को हिल रिएक्शन कहते हैं। तो हिल रिएक्शन इसे इस वजह से भी कहते हैं, हिल अभिक्रिया इस वजह से कहते हैं क्योंकि एक हिल नामक वैज्ञानिक थे। तो ये जो रॉबर्ट हिल नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही इस अभिक्रिया की सर्वप्रथम खोज की थी। इसी वजह से इसे हम हिल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो मतलब प्रकाशिक अपक्रिया या फिर हिल रिएक्शन है, ये खास रूप से हरित लवक का जो ग्रैना वाला पार्ट होता है, हरित लवक का जो ग्रैना वाला भाग होता है उसी के अंदर होता है। तो ग्रैना क्या होता है, तो ग्रैना क्या है कि जो क्लोरोफिल होती है, क्लोरोफिल के अंदर कुछ क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर, सिक्के नुमा संरचनाएं होती हैं, उसी को हम लोग ग्रैना कहते हैं। ये एक तरह से एंटीना की तरह काम करता है और ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का काम करता है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो सबसे ज़्यादा
रेड कलर में होती है, लाल रंग के प्रकाश में होती है। दूसरे नंबर पे जो नीले रंग का प्रकाश होता है उसमें होती है। और सबसे कम जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो हरे रंग के प्रकाश में होती है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, ग्रहण क्या करता है, लाइट को ऑब्जर्व करने का काम करता है। फोटॉन के कणों के रूप में ये लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे फोटोसिंथेसिस होनी स्टार्ट हो जाती है। तो प्रकाशिक अभिक्रिया में होता क्या है, खास रूप से एडीपी जो होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जो होता है, उससे एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है। और इसी में जो प्रकाशिक अभिक्रिया है, इसी में खास रूप से क्या होगा कि एटीपी का फॉर्मेशन होगा, मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा। इसे ही क्वाइन ऑफ मेटाबॉलिज्म, उपापचय जगत का सिक्का भी कहा जाता है, आप जानते होंगे। और साथ ही ये जो हिल रिएक्शन है, इसी के अंदर फॉर्मेशन हो जाता है NADPH2, इसी जो कि एक एसिमिलेटरी पावर की तरह काम करता है। तो जो अगली स्टेप होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है, उसमें यही ATP और NADPH2 इन दोनों का उपयोग करके लास्ट में पूरी तरह से स्टार्च और ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो पाता है। तो सेकंड नंबर पे हम देखेंगे कि ये जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है, या फिर इसे हम केल्विन चक्र भी कहते हैं। तो केल्विन चक्र इसे इस वजह से कहेंगे क्योंकि एक साइंटिस्ट है ब्लैकमैन। तो ब्लैकमैन जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसकी खोज किया था। और इसे केल्विन चक्र इस वजह से कहा जाता है क्योंकि खास रूप से इसमें क्या होता है कि फास्फोग्लिसरिक अम्ल का फॉर्मेशन होता है और इसमें 3 कार्बन वाले अणुओं का निर्माण होता है। तो इसी वजह से इसे केल्विन चक्र कहा जाता है। तो ब्लैकमैन रिएक्शन, या फिर इसे केल्विन चक्र के नाम से भी जानते हैं अप्रकाशीय अभिक्रिया को, या फिर इसे C3 चक्र भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 कार्बन कंपाउंड के यौगिक का फॉर्मेशन होगा। तो ये सब इसके कारण होंगे। अब इसमें क्या होगा कि जो ब्लैकमैन अभिक्रिया होगी, ये एक चक्र की तरह होती रहती है, जिसमें एटीपी और NADP जो एसिमिलेटरी पावर जो प्रकाशीय अभिक्रिया में बने हुए थे, उन्हीं का उपयोग इसमें होगा। और इस तरह से जो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों का जो लास्ट का जो परिणाम होगा, मतलब अंत का जो परिणाम होगा, उसी में ग्लूकोज और स्टार्च का फॉर्मेशन होगा। वही क्या करेगा कि प्लांट्स के अंदर पत्तियों में स्टोर रहेगा। होता क्या है कि पत्तियां जो भोजन का निर्माण करती हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, तो कुछ भोजन तो उपयोग कर लिया जाता है, जो बचा हुआ भोज्य पदार्थ होता है वो स्टार्च या मंड के रूप में उनकी पत्तियों के अंदर संचित रहता है। अब इसमें एक बात और हम करेंगे कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें होता क्या है, आखिर भोजन बन कैसे जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में खास रूप से जो सूर्य की जो रेडिएशन एनर्जी होती है, जो सूर्य की विकिरण ऊर्जा है, रेडिएशन एनर्जी है, वही केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो संसार के जितने भी प्राणी होते हैं, जीवधारी होते हैं, वो सभी क्या करते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से पेड़ पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और उन्हीं के द्वारा जो सूर्य की प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उसी रासायनिक ऊर्जा पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में डिपेंड करते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक अवस्थाएं, कंडीशंस नेसेसरी फॉर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं या अवस्थाएं होती हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने का काम करती हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाश लाइट की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नाम ही इसका प्रकाश संश्लेषण है, अर्थात ये प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसी वजह से हम इसे लाइट रिएक्शन या फिर प्रकाश संश्लेषण या फिर इसे फोटोसिंथेसिस कहेंगे। और इसमें खास रूप से क्या होगा कि पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड का जो तापमान होता है, उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत अच्छी तरह से हो पाती है। और इसमें जो प्रकाश होता है वो फोटान कणों के रूप में उसके ग्रैना पे, थैलेकॉइड पे पड़ता है। फिर स्ट्रोमा ग्रैना दोनों के कंबाइन एक साथ कार्य करने के साथ ही क्या होता है कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे पर्णहरिम की। तो जो पर्णहरिम क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो होता है, उसमें खास रूप से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। तो जो क्लोरोफिल है यही मेन पिगमेंट की तरह काम करता है और इसी की वजह से पौधे के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्य रूप से होती है।
तीसरे नंबर पे हम देखेंगे खनिज लवण मिनरल्स की। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें जैसे आयरन है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, सल्फर है, ऐसे कुछ मिनरल्स होते हैं। अगर इनकी उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में होती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ठीक ठाक होती है। अगर इनकी थोड़ी कमी हो जाती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जो दर होती है वो धीमी हो जाती है। इसी के साथ हम देखेंगे तापमान का क्या रोल होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो टेम्परेचर होता है, जो सनलाइट पत्तियों पे पड़ती है, अगर टेम्परेचर 10 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड का होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत अच्छी होती है। और अगर तापमान 10 डिग्री से कम हो जाए या 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाए तो ऐसी स्थिति में जो प्रकाश संश्लेषण की दर होती है वो घट जाती है। अब हम देखेंगे जल का, वाटर का क्या रोल होता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, अगर पौधे को पर्याप्त मात्रा में जल मिलेगा तब तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ठीक होगी। अगर जल की कमी हो जाएगी तो ऐसी स्थिति के कारण भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित हो जाएगी। इसी कड़ी में हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का क्या रोल होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि आपने फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन देखा था कि जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल इसकी खास रूप से ज़रूरत पड़ती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन को उसके बदले में वायुमंडल के अंदर छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मात्रा वायुमंडल में कम हो जाए या पौधे को कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मिले तो इस स्थिति के कारण भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो होती है वो प्रभावित हो जाएगी। अभी हम देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण का महत्व, इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण कई कारणों से महत्वपूर्ण होता है। इसमें कुछ निम्न कारणों को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो कारण है इसमें प्रकाश संश्लेषण का भोज्य पदार्थों का उत्पादन करना। तो संसार के जितने भी प्राणी होते हैं, चाहे वो एक कोष की हों, बहुकोष की हों, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में वो पूरी तरह से पेड़ पौधों पर ही निर्भर करते हैं। और पेड़ पौधे ही पृथ्वी पे मात्र एक ऐसा साधन है जो सूर्य की प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके संसार के समस्त प्राणियों को भोजन उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। इसी तरह से जो पेड़ पौधे होते हैं, जब वो भोजन का निर्माण करते हैं, स्टार्च का फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो जो उनके अंदर जो स्टार्च या ग्लूकोज संचित रह जाता है वही रासायनिक ऊर्जा के माध्यम से या रूप में वो दूसरे जीवों के अंदर भोजन के माध्यम से ट्रांसफर होता है। तो दूसरे जीवों के लिए भी जो ऊर्जा का स्रोत है वो खास रूप से प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया ही है। इसी कड़ी में हम देखेंगे कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उससे हमारे वातावरण को काफ़ी फायदा भी होता है। इससे क्या होता है, वायुमंडल का नियंत्रण, वायुमंडल के अंदर जो गैस से होती हैं उसका नियंत्रण होता है, शुद्धिकरण होता है वायुमंडल का, और साथ ही साथ जैव संतुलन बना रहता है। तो प्रकृति के अंदर मतलब उसमें जो हर्बीवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, ओमनीवोर्स होते हैं, इन सब का बैलेंस भी फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही निर्भर रहता है। साथ ही जो एटमॉस्फेरिक गैसें होती हैं वो पूरी तरह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पे ही ज़्यादातर डिपेंड करती हैं। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो ये जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं या फिर जो वैज्ञानिक हैं वो किस तरह से अंतरिक्ष में यात्रा की जाए, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की उपलब्धता और भोजन की उपलब्धता भी मुख्य रूप से किस पे डिपेंड करती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पे ही डिपेंड करती है। तो वायुमंडल खास रूप से अगर हम देखें इसमें, तो जो वायुमंडल का बैलेंस है, वायुमंडल के अंदर जो शुद्धिकरण है या जैविक संतुलन है वो मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोषण से संबंधित अगले टॉपिक की, जिसमें हम देखेंगे कि जंतुओं के अंदर खास रूप से जो वो हेटरोट्रॉपिक होते हैं तो कैसे होते हैं, हेटरोट्रॉप्स किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, कैसे उनकी सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट होती हैं, और उसी कड़ी में हम देखेंगे कि मनुष्यों के अंदर पोषण किस तरह से आवश्यक होता है, पोषण या पाचन की क्रिया कैसे होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।